Hello, Assalamu alaikum. मैं अब्दुल माजिद सुन रहा हूँ. Now I am going to explain basic concept of programming, or you can say fundamental of programming. सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज क्या होती है. व्हाट इज लैंग्वेज? आप क्या जानते हैं लैंग्वेज? आपको पता है उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, ये लैंग्वेजेस है. तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन. वे ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मैंने किसी अरेबिक पर्सन के साथ बिजनेस करना है तो मुझे अरेबिक आनी चाहिए, अदरवाइज आई कैन बी एबल टू मेन बिजनेस वी कैन गेट फ्रॉम दीज पीपल. तो ऐसे चाइना के साथ अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे चाइनीज आनी चाहिए. ऐसे कंप्यूटर के साथ अगर मैंने कोई वर्किंग करनी है तो मुझे उसकी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तभी मैं उससे वर्किंग दे सकूंगा. तो लैंग्वेज क्या होगी? वे ऑफ कम्युनिकेशन. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? Programming language, way of communication to the computer to get desired results. हमें अपनी मर्जी के रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है, जो हमें हमारी मर्जी के रिजल्ट्स प्रोवाइड करे. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आ जाएगी? C++, जावा, ये सारी की सारी, जावा, C++, C#, ये सारी की सारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. अब अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हो. कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है? एक HLL हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL लो लेवल लैंग्वेज, और एक को कहा जाता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज, IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज. जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज. आप खुद से बता सकते हैं कि ये वो लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक वे में लिखी जाती है, और ये सिर्फ यूजर के लिए क्या होती है? अंडरस्टैंडेबल होती है. कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. हमें जो भी लिखना होता है इस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और फिर डेफिनेटली कंप्यूटर तो हर चीज़ को 0-1 में समझता है. तो फिर इसका मतलब है हर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट होना होगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर. लो लेवल लैंग्वेज के अंदर. तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होगी? लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. लो लेवल लैंग्वेज में हर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है. कौन कन्वर्ट करता है? क्वेश्चन ये कि इन दोनों की कन्वर्जन परफॉर्म करता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. यानी एक चीज कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया. एक चीज जो यूजर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. ट्रांसलेटर प्रोग्राम कई तरह के हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और फिर हम बात करते हैं असेंबलर भी इसी के अंदर आता है.
अब सवाल ये पैदा होता है, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कौन सी है? यही असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज है, इसके अंदर जो कोड होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ना लो लेवल ना हाई लेवल, ये न्यूमेरिक कोड्स पर मुश्तमिल होता है। और इसके अंदर इसको ट्रांसलेट करने के लिए लो लेवल में असेंबलर की जरूरत पड़ती है। असेंबलर ये इसमें कन्वर्ट होगा कब? इंटरमीडिएट लैंग्वेज की एग्जांपल में असेंबली लैंग्वेज मेनली आएगी। असेंबली लैंग्वेज मेन आएगी, और इसको भी कन्वर्ट होना होता है किसमें? लो लेवल में। कौन करता है? असेंबलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम। यानी फिर असेंबलर क्या हुआ? एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या हुआ? एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं आप लिख भी सकते हैं। कंपाइलर के अंदर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू लो लेवल एज ए होल, यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? वो भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन एज ए होल नहीं करता, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अगर हम बात करें कि एफिशिएंसी कहाँ होगी, डेफिनेटली लाइन बाय लाइन में एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और अगर हम टाइम सेफ्टी की बात करें तो फिर कंपाइलर ज्यादा एज ए होल कन्वर्जन करता है, तो वो ज्यादा फास्ट करता है। ये अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि हम किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। C++ कंपाइलर यूज करती है और जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है ट्रांसलेशन के लिए, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी लैंग्वेज में सबसे मेन चीज उसका करैक्टर सेट होता है। करैक्टर सेट क्या करता है? करैक्टर सेट आपको पता है, उर्दू का कोई ना कोई करैक्टर सेट होगा, मसलन हरूफ तहजी। इंग्लिश का क्या होगा? अल्फाबेट, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z। तो ये अगर हम कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई करैक्टर सेट होगा। तो यानी उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट इस्तेमाल होंगे, कुछ डिजिट्स इस्तेमाल होंगे, कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होंगे। उनको क्या कहते हैं? उस लैंग्वेज का करैक्टर सेट कहते हैं। देखिएगा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले करैक्टर सेट की। इसका मतलब है ये क्या होता है? सिंबल्स, नोटेशंस, ऑपरेटर्स used in a language is called its character set. अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे मेन चीज जो है वो है अल्फाबेट। स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, इनको कहते हैं लोअर केस लेटर, और इसको कहते हैं अपर केस लेटर। इसको कहते हैं अपर केस लेटर। अब अगर हम बात करें तो डिजिट इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं? डिजिट की बात करें डिजिट कौन से इस्तेमाल होते हैं? फ्रॉम 0 to 9, और
स्पेशल सिंबल की बात करें, मैं 1 मिनट में ये मार्कर चेंज करके आया। डिजिट की जब हम बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल सिंबल इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये एम्पर साइन, ये एंड साइन, इसको टिल्ड साइन कहते हैं, और ये एरो सिंबल, ये किसी भी लैंग्वेज के स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं। इन स्पेशल सिंबल्स की मदद से सारे जो कीबोर्ड पे आ रहे हैं वो सारे इसके क्या है, स्पेशल सिंबल है। कैरेक्टर सेट किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं कि हम ऑपरेटर्स की बात करें, सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन ऑपरेशंस। ऐसे सिंबल जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। अब यहां भी देखें कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन होने लगा है, जैसे डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होता है। ऐसे ही कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोई ऑपरेशन करने लगते हैं तो उसमें ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, और उनको हम कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये एंड, और, नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, etc। अब अगर हम बात करें तो इनकी भी आगे कैटेगराइजेशन है, जैसे कि हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सिंबल्स हैं that are used for कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, और परसेंटेज आल्सो फॉर डिवीजन। अब स्लैश भी डिवीजन के लिए है और परसेंटेज भी डिवीजन के लिए है, लेकिन ये रिमाइंडर की साथ और ये क्वोशंट का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने मैथ्स में लिखा 9/5। अब किसी लैंग्वेज में लिखना है तो उसके मुताबिक C++ में या हम लिखेंगे 9/5 या 9%5। इन केस ऑफ स्लैश 9 को रखेगा अंदर, 5 1s are 5, बाकी का बचेगा 4, पॉइंट लगा 0, 5 8 40। इस सिचुएशन में आपको आंसर आएगा 1.8। लेकिन अगर यही सिंबल वो यूज करता है परसेंटेज का, 5 1s are 5, बाकी का बचेगा 4। इस सिचुएशन में आपको रिजल्ट क्या देगा, 4, जो कि रिमाइंडर है। ये दोनों में फर्क है। अगर मुझे रिमाइंडर गेट करना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा परसेंटेज, और अगर मुझे फुल क्वोशंट
रिजल्ट चाहिए तो मैं स्लैश का इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे साथ साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है और फिर मैं उसके मुताबिक इसको आंसरेबल करूँगा। अब आगे की तरफ मूव होते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बूलियन रिजल्ट्स देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करते हैं बूलियन रिजल्ट्स। बूलियन रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करना रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम है। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने बूलियन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग यूज्ड इन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग results in Boolean form। कैसे? मसलन जैसे 9 ग्रेटर देन 5 है, कौन कौन से सिम? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे 9 ग्रेटर देन 5 है, इसका रिजल्ट या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। 9 बड़ा होता है 5 से, यस ट्रू। और अगर मैं लिखूं 5 बड़ा है 10 से, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर इस वे से काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है तो ये उनके लॉजिकल डिसीजन को टेस्ट करते हैं, आइदर इनका रिजल्ट भी बूलियन होता है, या ट्रू या फॉल्स। व्हेन combine more than one operator, more than one statement, then provide results in बूलियन में। क्या होता है बूलियन में? यानी ट्रू या फॉल्स। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर? C++ में एंड को लिखने का तरीका 2 दफा एम्फसाइज, ये एंड कहलाएगा। ये 2 दफा इस तरह से लिखने को और कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल, ये नॉट होगा। ये C++ में इस वे से लिखे जाते हैं। और पहले भी जो मैंने बताए हैं वो C++ के मुताबिक है, C++ के मुताबिक है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि बेसिकली रियल लाइफ में भी हम अगर एंड के यूज की बात करें, मतलब मैं कहता हूँ ये और ये क्लास से बाहर जाए तो फिर मैं क्लास पढ़ूंगा, इसका मतलब है दोनों क्लास से बाहर जाए, और से जोड़ा है मैंने दोनों यानी क्लास से बाहर जाए तब मैं क्लास पढ़ाऊंगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ
इसका मतलब है कि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू, अगर 3 है तो तीनों का ट्रू होना लाजमी है, तब वो काम होगा। इसी तरह जब हम और की बात करते हैं तो उसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पहली दुरुस्त हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी कंडीशन है उनमें कोई एक भी दुरुस्त हो तब एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब मैं कहूँ ये या ये क्लास से बाहर चले जाएं तब मैं क्लास पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है एनी वन ऑफ देम गो आउट्स, मैं उसको क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें आप यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 9 बड़ा है 5 से एंड 10 छोटा है 5 से। अब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो मैंने लिखा है, ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है, तो ये हेलो नहीं चलेगा, क्योंकि एंड का मतलब है दोनों का ट्रू होना लाजमी है। अगर इसी को और से जोड़ दूं तो इसका मतलब है anyone will be true then this hello will be execute। ये रफली एग्जांपल से समझाया, जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे तो फिर प्रैक्टिकली भी इसको हम देखेंगे। अब यहाँ के ये देखें, इसी तरह नॉट इक्वल का मतलब है नॉट का ऑपरेटर, कि ये नहीं ये। अब सवाल ये आता है कि प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, सबसे पहले एंड, फिर और फिर इसी तरह से हम आगे परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही आप कैलकुलेशन में भी चले जाए तो सबसे पहले एक्सपोनेंट, फिर ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर प्लस और माइनस को हम यूज करेंगे। उम्मीद है कि ये ऑपरेटर्स आपको पता चले होंगे। इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है। रियल लाइफ में भी देखें, मैं कहूँ कि पंखा साफ कर दो, इसका मतलब है मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये काम करो। इसे कंप्यूटर में भी किसी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये काम परफॉर्म करो। तो स्टेटमेंट क्या होगी? इस एन instruction to instruct the computer to perform specific action। अब स्टेटमेंट कई किस्म की होती है। मिसाल के तौर पर अगर इनको कैटेगराइज करें तो इनपुट, आउटपुट स्टेटमेंट, STMT मैंने स्टेटमेंट को लिखा है, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट यूज होती है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट, फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट और फिर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। Instruct the computer to perform, to receive input from user।
ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि यूजर से इनपुट रिसीव कर। मिसाल के तौर पर C++ में अगर इनपुट स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा सी इन और ये। इनको क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑपरेटर, और या इनको कैस्केडिंग सिंबल भी कहा जाता है। अब जब हम बात करें आउटपुट स्टेटमेंट, तो आउटपुट स्टेटमेंट instruct the computer to display data on screen। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है इस चीज को स्क्रीन पर एज ए आउटपुट अपेयर कर। उसके लिए हम यूज करते हैं C++ के अंदर ये लिख लें कि ये C++ के सी आउट। अब हम तीसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, इसकी डेफिनेशन लिखे, बेस्ड ऑन असाइनमेंट सिंबल दैट इज सिंगल इक्वल असाइनमेंट सिंबल है, और जो इक्वल है वो 2 दफा इक्वल लिखा जाएगा C++ में। ये मेन रखें, आप इसे रिलेशनल ऑपरेटर में भी ऐड कर सकते हैं कि 2 दफा इक्वल लिखेंगे तो वो इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा, और 1 दफा इक्वल लिखेंगे तो C++ के अंदर इसे कंसीडर किया जाएगा असाइनमेंट स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट के अंदर सिंगल इक्वल साइन मौजूद होगा इसको हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखें ये। अब ये करेगा क्या? मिसाल के तौर पे मैंने यहां दिया 5 + 3। इस असाइनमेंट सिंबल के राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, जो भी एक्सप्रेशन उसको वैल्यूएट करेगा। यहाँ पे 5 + 3 क्या करेगा? 8, और इसे लेफ्ट हैंड साइड के सिंगल वेरिएबल में असाइन कर देगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे D+2 लिखेंगे तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेफ्ट साइड पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा। वेरिएबल को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि वेरिएबल क्या होता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या बनी? इवेल्युएट राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड असाइन टू लेफ्ट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल। अब ये एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, यस, तो 5 को असाइन कर देगा किसके अंदर? C के अंदर। इसी तरह C++ में ऑपरेटर्स की जब बात हुई, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स मसलन वो क्या, जिनको नॉर्मली 2 ऑपरेंड्स चाहिए। याद रखें जब ये 2 + 3 लिखे जाते हैं इनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। और इनको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। और ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? प्लस
इसको दो ऑपरेंड चाहिए, दो चाहिए, जिन अदरवाइज प्लस का अमल नहीं मुकम्मल हो सकता। ऐसे माइनस भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसी तरह स्लैश भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसी तरह परसेंटेज भी बाइनरी ऑपरेटर है, इनको बाइनरी कहते हैं। क्या यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं? यस, यूनरी का मतलब होता है एक। सी प्लस प्लस में यूनरी ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसमें एक होता है प्लस प्लस, दो दफा प्लस। इसका मतलब है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू 1। यानी मिसाल के तौर पे ए के अंदर मैंने 5 रखवाया और फिर मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस। ए में पहले क्या पड़ा हुआ है? 5, 5 में 1 जमा कर दे, यानी वो क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए इसका एक ही ऑपरेंड है और ऑपरेंड नहीं है, तो प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जो सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। उसका काम क्या है? एक का इंक्रीमेंट करना वैल्यू के अंदर। इसी तरह माइनस माइनस, इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, डिक्रीज वैल्यू बाय 1। सेम ऐसे कि ए के अंदर अगर हमने 5 रखा है तो हम देखेंगे ए माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। इसके अंदर एक की कमी आ जाएगी। ये फिर अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये कौन सी नोटेशन में लिखा हुआ है, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। ये मैं लेक्चर में एंड पर आपको ये भी बताऊंगा कि इसे दो तरीकों से लिख सकते हैं, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। प्री का मतलब होता है पहले, यानी ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में। ये ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर है और ये क्या है? ऑपरेंड है। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में। और अगर ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन, यानी ऑपरेटर बाद में और ऑपरेंड पहले। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट को कवर किया, इसे इस तरह से परफॉर्म करते हैं। उसमें क्योंकि इनके मुताबिक भी बताना था तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अगली स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट मजमुआ। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मजमुआ, यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी कंडीशन के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है या इकट्ठी ग्रुप पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है तो हमें उसे क्या बनाना होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। और वो बनती है ये ब्लॉक लगाने से। वैसे इसे बिगिन, इसे एंड कहते हैं, लेकिन इसको एक ब्लॉक भी पुकारा जाता है। अब इसके अंदर स्टेटमेंट 1 यहाँ लिखी, स्टेटमेंट 2 लिखी और स्टेटमेंट 3 लिखी। मैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अगर ए बड़ा है 3 से तो फिर सी इन भी करे, सी आउट भी करे और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी लिखी 2 + 3। ये रफली है, ये अभी मैं C++ में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। मैंने इस कंडीशन के अंदर 1, 2, 3 स्टेटमेंटें करनी है, एक नहीं करनी। अगर एक करनी है तो फिर ये ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है,
अब इसके अंदर मैंने 3 स्टेटमेंटें करनी है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक असाइनमेंट। तो मुझे ब्लॉक के अंदर देना होगा, बिगिन एंड के अंदर, तो ये बन जाएगी कंपाउंड स्टेटमेंट। ये पूरा कंपाउंड इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, अगर ब्लॉक ना लगाओ तो समझ जाए कि इस कंडीशन के अंदर सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है बस, बाकियों का इस कंडीशन से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो अगर ब्लॉक बिगिन एंड नहीं लगाया C++ के अंदर तो आपको वो सिर्फ पहली स्टेटमेंट को अपने अंडर कंसीडर करेगा बस। चाहे आप इफ उसमें लगाएंगे, आगे लूप लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो सिर्फ इस पहली को अपने अंडर समझेगा अगर ब्लॉक नहीं लगाया। अब अगर ब्लॉक लगा दिया तो आप जितनी भी इसके अंदर लिखी है आपने, सारी इस कंडीशन के अंडर होती है। इसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तीसरी चीज है, हम आगे की तरफ मूव डिक्लरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लरेटिव स्टेटमेंट्स मैं यहाँ लिख तो देता हूँ नाम, उससे पहले मैं कुछ और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इससे पहले मुझे डेटा टाइप्स बतानी है। क्या होती है डेटा टाइप्स? आपने सुना होगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। एक डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन। लैंग्वेज बनाने वालों ने जो हमारे इर्द गिर्द इतना डाटा फैला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEF 12.5 13.5 14.5, इन सब की क्लासिफिकेशन करती है। उन्होंने कहा जो 1 2 3 4 है उसे क्लासिफाइड करके कह दिया ये इंटीजर है, जो ABCDEF इसे क्लासिफाइड करके कह दिया ये कैरेक्टर है, और अब जो 12.2 13.4 ये है, इसको क्लासिफाइड करके कह दिया फ्लोट है। तो यहाँ पर डेटा टाइप की डेफिनेशन बनेगी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन पर्टिकुलर टाइप। कौन कौन सी डेटा टाइप है? इंट, 4 कैरेक्टर और ये फ्लोट। इनको, ये बेसिक डेटा टाइप है, इनका कई नाम दिए जाते हैं। एलिमेंट्री डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप्स, और इनको प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स भी कहती है। ये वो डेटा टाइप्स है जो मैंने नहीं बनाए, लैंग्वेज बनाने वालों ने आपको ये क्लासिफिकेशन करके दिए। यानी आप अगर कहेंगे कि ये इंटीजर है तो उसके अंदर सिर्फ 1 2 3 4 स्टोर होगा। आप कहेंगे ये फ्लोट है तो उसके अंदर 12.5 13.5 ये। आप कहेंगे ये फ्लोट है तो उसके अंदर, सॉरी, फ्लोट के अंदर 12.5 13.5 ये सेव होंगे। और अगर आप कहेंगे ये कैरेक्टर है तो उसके अंदर ABC, इस तरह से कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है कि ये इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है। हम अभी उस पर आते हैं, उससे पहले हमने देखना है कि वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है वेरिएबल? जैसे वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें वेरिएशन हो। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? चेंज, जिसके अंदर चेंज करने की सलाहियत हो। इस पूरे मुल्तान में आप लोगों के घर मौजूद है, तो अगर आपके घर हैं तो उसको पुकारा क्या जाता है? ये उस्मान का घर है, ये अली का घर है, ये जुबैर का घर है। ये जो उस्मान, अली और जुबैर है, ये बेसिकली वेरिएबल का नेम है। यानी वेरिएबल को लाजमी एक घर मिला होता है, और वो उस घर की पहचान का जो नाम होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। यानी उस्मान, अली, जुबैर, ये किसी घर की पहचान के नेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वेरिएबल का मतलब है कहीं ना कहीं कोई घर मिला हुआ है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी
मिला हुआ है। जब आपका घर है तो उसमें मकीन भी तो बदले जा सकते हैं, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग। इसलिए लिखा जाता है कि वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी वेयर वैल्यूज कैन बी चेंज। इज आइडेंटिफायर of a block of memory where values can be changed। जहाँ पर वैल्यू बदली जा सकती है उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब यानी वेरिएबल का मतलब है कि कोई ना कोई मेमोरी होगी रैम में, उसका जो नाम रखा जाएगा। अब ए क्या है? इस मेमोरी की पहचान का नाम है, तो ये वेरिएबल है। अब ये जो मेमोरी है उसका जो नाम रखना है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। इट मस्ट स्टार्ट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। जैसे आपका नाम अलेक्जेंडर क्यों नहीं लिखा गया? भाई हमें भाई मुस्लिम नाम रखने की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उनको फॉलो करेंगे। ऐसे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करनी है तो उसका एक नाम रखने की कुछ प्रॉपर्टीज है कि वो अल्फाबेट से मस्ट स्टार्ट होना चाहिए। फिर अगर वो कलेक्शन, ये नाम को सिर्फ ये नहीं रख सकते आप, अली भी रख सकते हैं। पूरा नाम एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी का है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर नहीं है, तो अलाउड है। आप किसी एक मेमोरी का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान स्पेस अलाउड नहीं होगी। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग होगा, ये वेरिएबल नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर प्लस माइनस कीबोर्ड के जितने कैरेक्टर हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर को आप एज ए यूज कर सकते हैं, यानी अगर प्रॉपर्टीज लिखना चाहे तो आप कहेंगे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। कौन? वेरिएबल का जो नाम रखा जाएगा। वेरिएबल किसका नाम रखा जाता है? एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी का। उसका लाजमी उसे अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है तो उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल आप उनके दरमियान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये भी अंडर डिफाइन है कि अगर एक वेरिएबल की, और वेरिएबल को लाजमी आपने कोई ना कोई डेटा टाइप देनी होती है, ये भी लिख लें, मस्ट असाइन सम डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप ही बताती है, इंटीजर के लिए उन्होंने डिफाइन किया होगा कि 2 बाइट मेमोरी, फिर आगे बढ़ानी है तो लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है, ये सारा कैरेक्टर की 1 बाइट होती है, फ्लोट की 4 बाइट होती है। यानी इंटीजर जो वेरिएबल होगा उसे 2 बाइट का घर मिलेगा रैम में, जो कैरेक्टर वेरिएबल होगा उसको 1 बाइट का मिलेगा, और जो फ्लोट होगा उसे 4 बाइट का घर मिलेगा मेमोरी में। और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैंने कहा ए इंट और स्पेस थी, और ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। क्या डिक्लेयर करें? ए एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, जो एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। किसे बता रहा है? कंपाइलर को। तो वो ए के नाम से एक मेमोरी बनाएगा, एक बकायदा बैग पे एक मेमोरी बनेगी, उसका नाम क्या रखेगा? ए, और उसके अंदर आप क्या सेव कर सकते हैं? इंटीजर सेव कर सकते हैं। मतलब कैसे? आप देखिए ए को असाइन करते, पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये चलेगी। पहले वो एक घर बनाएगा ए के नाम से, और फिर उसमें जाकर वैल्यू क्या रख देगा? 4 रखेगा। हर स्टेटमेंट को एंड सेपरेटर, यानी एंड किस पे होना है? हर स्टेटमेंट का सेमीकोलन पे। कंपाइलर को पता ही तब चलता है
कि ये स्टेटमेंट खत्म हुई है जब वो सेमीकोलन को देखता है। एंड सेपरेटर ऑफ ए स्टेटमेंट इज सेमीकोलन, इज सेमीकोलन। सेमीकोलन से ही उसे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट एंड होगी। अब पहली क्या है, डिक्लरेटिव, दूसरी क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। पहली ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, ए के नाम से। कितनी बाइट मेमोरी दी, 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर की प्री डिफाइंड है। ये आपको नजर नहीं आएगा, ये बैक पे मेमोरी बनेगी और उसका नाम रख लिया ए। आपने लॉजिकली अपने माइंड में बिठाना कि एक मेमोरी बन गई, उसका नाम क्या है, ए। अब आपके जेन में है ना, ए को एक मेमोरी मिली हुई, आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैंने ये परफॉर्म किया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं आपको कहूं कि इसको मेमोरी से उठा के डिस्प्ले करता हूं, आउटपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट है, सी आउट ए, यानी ए के अंदर जा, मेमोरी में जाएगा, वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, तो इसको स्क्रीन पर दिखाओ, स्क्रीन पर। अब ये मेमोरी में हुआ, ये मेमोरी में हुआ, ये आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। अब ये सारा कुछ एक स्टेटमेंट नहीं है, काफी स्टेटमेंट है, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन ये एक रफली स्केच में खींच रहा हूँ, जिसमें आपको आगे हम प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की बात करें तो वो एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी whose वैल्यू नॉट चेंजेबल। मिसाल दूसरे लफ्जों में आप कहें, कांस्टेंट को कोई घर नहीं मिला होता, जब घर नहीं है तो मकीन भी नहीं बदले जा सकते। मतलब मैं 12 लिखता हूँ तो वो 12 हमेशा 12 ही रहेगा, कांस्टेंट है। ऐसे में इंटीजर कांस्टेंट है, 13.5 लिखूं तो ये फ्लोट कांस्टेंट है। और अगर मैं इस तरह से ए लिखूं तो ये करैक्टर कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, करैक्टर कांस्टेंट, ऐसे लिखूं। और ये फ्लोट और ये इंटीजर कांस्टेंट। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हम ऑलमोस्ट रेडी हैं एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और बता दूं। लाइब्रेरी फाइल्स या इनको C++ में हेडर फाइल्स कहते हैं। ये .h की एक्सटेंशन, डॉस वर्जन में अगर कोई C++ में काम कर रहा है तो .h होता है। ये लाइब्रेरी फाइल्स मैंने नहीं बनाई, ये बनी बनाई फाइल्स मौजूद है पड़ी, ऊपर लिखना होता है आपको, उन्हें इंक्लूड कराना होता है। उन फाइल्स को क्या करती हैं ये लाइब्रेरी फाइल, लैंग्वेज के स्टेटमेंट को चलने में हेल्प देती है। मिसाल के तौर पे आप सी आउट लिखते हैं, उसने स्क्रीन पर डाटा डिस्प्ले करना है, तो वो स्क्रीन तक लाने का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। आप तो सी आउट लिखेंगे, वो तो स्क्रीन पे दिखा देगा, आखिर रैम से उठाकर उसे स्क्रीन तक लाने का कोड कहाँ लिखा हुआ है, वो इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर लिखा होता है। और ये बनी बनाई मौजूद होती है, आपको सिर्फ उन्हें इंक्लूड कराना पड़ता है, हिस्सा बनाना पड़ता है अपने प्रोग्राम का। तो लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल, लैंग्वेज प्रोवाइडेड फाइल्स प्रोवाइड
help in help to source program statement। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है और सोर्स प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करना के लिए करके टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उनको एक प्रोग्राम कहते हैं। रियल लाइफ में भी हम कहते हैं हमें पंखा साफ करने का हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें तो एक काम नहीं होगा, जो जो चीज़ें चाहिए वो भी चाहिए और कई काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो तब ये एक प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो हमने C++ में अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी जो तो एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करेंगे। अब बात क्या है, सोर्स प्रोग्राम कौन सा है? वही प्रोग्राम जो आप C++ में लिखेंगे उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। उसको क्या कहते हैं? सोर्स, यानी वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, सोर्स प्रोग्राम आप लिखते हैं और उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोड रनिंग के काबिल नहीं होता, ये नहीं चलता। उसके लिए उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है, उसके लिए दो और प्रोग्राम अंदर इंस्टॉल्ड। अब सवाल ये भी आपका है कि कंपाइलर फिर कहाँ होता है? जब लैंग्वेज इंस्टॉल होती है उसका कंपाइलर उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। पुराने वक्तों में होता था, अलहदा से करना पड़ता था, अब उसी के साथ क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। अब जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड बनता है, लेकिन कंपाइल के बाद वो चलता नहीं है, उसके लिए आपको रन कराना पड़ता है उसे। तो वो क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी फाइल उसके अंदर ऐड नहीं हुई है। कौन ऐड कराता है? लिंकर। लिंकर एक प्रोग्राम होता है, कहाँ होता है? ये अंदर ही C++ में मौजूद होता है। लिंकर प्रोग्राम दैट परफॉर्म लिंकेज बिटवीन सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा है प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स। इसी तरह एक प्रोग्राम का नाम लोडर भी है। ये जो लाइब्रेरी फाइल है इसको लोड करके मेमोरी में ले आता है। किसी प्रोग्राम को लोड डीलोड करना, लोडर प्रोग्राम। तो ये कोई बंदा नहीं होता, लोडर एक प्रोग्राम। ये कहाँ होता है? C++ इंस्टॉल होगी, उसके साथ ही ये कुछ लिंकर प्रोग्राम भी हो जाएगा और लोडर भी हो जाएगा। लोडर प्रोग्राम का काम क्या है कि जो स्पेसिफिक फाइल लाइब्रेरी चाहिए उसको लोड करके मेमोरी में ले आता है। अब ये ऑब्जेक्ट कोड लिंकर इसकी लिंकिंग कराता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, तो फिर ये जाकर एग्जीक्यूटेबल बन जाता है। एग्जीक्यूटेबल, और ये आपका रनिंग में काबिल होता है। क्लियर है? फिर हम इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने एक प्रोग्राम का स्केलेटन कैसे बनाना है।
अब हम सबसे पहले बात करेंगे C++ का प्रोग्राम वाइड मेन से शुरू होता है। एक पोर्शन इससे नीचे होता है और एक इससे ऊपर होता है। ये मेन क्या है, ये याद रखें, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है फंक्शन। ये मेन का फंक्शन C++ में ये मेन का फंक्शन बना बनाया मौजूद होता है उसके प्रोग्राम में, और कोई भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहीं से रनिंग स्टार्ट करता है। उसे कैसे पता चलता है, यहाँ ये उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। यानी आप कह सकते हैं C++ के अंदर मेन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली रन होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमें कॉल नहीं कराना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रन होता है। और C++ मेन फंक्शन के बगैर कोई प्रोग्राम वर्किंग नहीं कर सकता। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे इंफॉर्मेशन पोर्शन है, और ये जो नीचे वाला होता है इसको क्या कहते हैं, एक्शन पोर्शन का। यहां पर ये इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये क्या है आयोस्ट्रीम, ये भी लाइब्रेरी फाइल। इंक्लूड का फोल्डर होता है C++ में, उसमें ये पड़ी होती है। इसका मतलब है इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये इंक्लूड का C++ इंस्टॉल हो जाए तो उसमें देखिएगा इंक्लूड का फोल्डर मौजूद है। अब आप कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन पोर्शन है, ये इंफॉर्मेशन किसको देता है, कंपाइलर को, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री पहले, प्रोसेसर प्रोसेस से पहले कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देता है कि इस फाइल को तुमने इंक्लूड करना है, जो इंक्लूड के फोल्डर में पड़ी है, तुमने इस सोर्स प्रोग्राम के साथ अटैच करनी है। फिर सुन लें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर टू ऐड दिस लाइब्रेरी फाइल टू दिस सोर्स प्रोग्राम। ये है एक्चुअल मीनिंग। अब जो लोग डॉस वर्जन पे काम कर रहे हैं वो .hb लिखेंगे, या और जो विंडो पे कर रहे हैं तो वो यूजिंग नेम स्पेस std, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्यों लिखते हैं ये भी मैं अगले लेक्चरों में इसको प्रोमिनेंट करूँगा। हमने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। उसके बाद फाइल सेव में जाकर जो भी फाइल बनाएंगे उसका जो भी नाम रखेंगे उसकी एक्सटेंशन लाजमी CPP रखेंगे, और फिर उसको कंपाइल करेंगे और फिर उसको रन करेंगे। याद रखें जब भी फाइल रन होगी वो C++ की, तो सबसे पहले इसे वाइड लिखने की बजाय यहाँ पे इंट लिखें, विंडो वाला है इंट, और यहाँ पर आपको एंड पे लिखना होगा रिटर्न 0। ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्यों लिखते हैं। C++ की फाइल जब भी रन होती है तो सबसे पहले इस मेन फंक्शन को ढूंढती है, और इसके कंपाउंड के अंदर जितनी स्टेटमेंट है सारी को लाइन बाय लाइन चलाती है। तो ये मेन पे रखें, C++ की जब भी कोई फाइल रन होगी वो मेन को ढूंढेगी और फिर उसके अंदर जो भी होगा यहाँ से यहाँ तक उसको परफॉर्म करेगी। अब मैं ये भी बता दूँ ये ऑब्जेक्ट क्यों है। बेसिकली विंडो बेस में यूँ लिखा जाता है वाइड मेन वाइड, ऐसे, या इधर भी आप वाइड लिख सकते हैं, लेकिन बाद दफा विंडो में वो नहीं रहता। फिर भी ये खाली का मतलब भी वाइड है, कुछ नहीं, वाइड का मतलब है कुछ नहीं। फंक्शन का मतलब क्या है, आप कहीं पर गुलगश्त में कोई फंक्शन करने जाते हैं तो फंक्शन के लिए, मिसाल के तौर पे आप किसी मॉल में जाते हैं, खरीदारी का फंक्शन करना है आपने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आप लेके जाएंगे, बाइक, पर्स, ये वो जो लेके जाएंगे वो यहाँ लिखना, वहाँ से जो कुछ वापस लाएंगे, आपने बहुत कुछ किया वहाँ पे, वो नहीं,
वहां से अगर मॉल ऑफ मुल्तान से आप कुछ वापस लाएंगे तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा रिटर्न। कंप्यूटर में तो आप क्या ले जा सकते हैं, अभी तक आपको यही पता ही है, इंटीजर या करैक्टर या फ्लोट ले जा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। इसका मतलब है मेन एक फंक्शन है जिसके लिए मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा और वापस एक इंटीजर लाऊंगा, और ये वो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो उस फंक्शन के दौरान मैं करूंगा। और वापस मुझे कुछ ना कुछ लाना है, क्योंकि इंटीजर लाना है, तो मैंने उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या लिख दिया, रिटर्न 0 लिख दिया। ये है बेसिक पर्पस मेन फंक्शन में लिखते कैसे हैं। अब वाइड विंडो में तो डॉस में चल जाता है, टर्बो सी बॉर्लैंड सी में, विंडो के वर्जन्स में नहीं चलता। डिव C++ को आप यूज करें, वहाँ भी ये आपको लिखना होगा इसी फॉर्मेट में। इसका मतलब है रिटर्न, मेन फंक्शन रिटर्न करेगा कोई ना कोई इंटीजर, और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम कोई पैरामीटर लेकर नहीं जाएंगे। क्लियर है? हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि 2 + 3 = 5 का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं इसे लॉजिकली एनालाइज करूंगा। मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 3। एक में ये 2 स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल, एक में ये 3 और एक में ये 5। कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल मुझे चाहिए अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं। अब इनमें से 2 वेरिएबल की वैल्यू मुझे पता हो यूजर से, या मुझे पता होनी चाहिए, वो है ये और ये। ये जो ये वाला वेरिएबल है ये खुद ब खुद कैलकुलेट है इन दोनों की मदद से, क्योंकि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। अभी हमने डिसाइड किया 3 वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंट मेन, ये पूरा स्केलेटन वैसे लिखते हैं, और ये मैंने एंड से पहले लिख दिया रिटर्न 0, और इससे ऊपर इंक्लूड आयो स्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस ST। अब कितने वेरिएबल चाहिए? अब 1, 2, 1 उनका रिजल्ट मैंने सबसे पहले इंट A B कॉमा देने का मतलब सेपरेटर। ये कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। तीनों किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब देखें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन क्या होगा, वो भी पीछे में बैकएंड मेमोरी भी आपको बताता हूँ। 3 मेमोरीज बन जाएगी। एक का नाम रखेगा A, एक का नाम रखेगा B और एक का नाम रखेगा C। क्या ये मेमोरीज आपको नजर आ रही? नहीं, बैक एंड पे बनी 3 मेमोरीज बन गई है ABC के नाम से। अब यहाँ भी ये देख लें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट A फिर सेमीकोलन फिर इंट B फिर इंट C। अब आप कहें कि सर आपने ABC क्यों रखा? अब बेशक इसका नाम क्या रखते हैं? अली रख। ये भी एक वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। अब इस मेमोरी का नाम क्या होगा? अली। चलिए ये ऐसे भी 3 स्टेटमेंट बनाकर भी इनकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं आप, या एक ही स्टेटमेंट में कॉमा लगा के डिक्लेयर कर दें। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन हुआ? मैंने कहा था ना ये एक्शन क्वेश्चन है। बैक एंड पे इन 3 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसने ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाए, और उन एक का नाम रखा A, एक का नाम रखा B और एक का नाम रखा अली। अब अगर मुझे इनमें से 2 की वैल्यू पता चल जाए तो तीसरे की खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो वैल्यू मैं दे सकता हूँ। मैं A को असाइन कर दूँ क्या 2, B को असाइन कर दूँ क्या 3।
वो फॉरन, ये कौन सी स्टेटमेंट है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड को क्या होगा? असाइन होगा। यहाँ पे जाके वो ढूंढेगा पीछे रैम में मेमोरी को, और उसमें 2 और इसमें 3। मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आप नहीं लिख सकते, मैंने कहा था तब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं होगी। हाँ, ये 2 वेरिएबल है। हाँ, पूरा नाम लिख दे अली तो ये एक वेरिएबल है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल आएगा, चाहे उसका नाम आपने जितना बड़ा मर्जी है रखा हो। अब ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी। अब तीसरी क्या है? ए में क्या पड़ा हुआ है? 2, आपको पता होना चाहिए। बी में क्या पड़ा हुआ है? 3। क्या ये मुझे नजर आ रहे होंगे? नहीं, ये बैक एंड मेमोरी में ही हुआ है अभी तक जो कुछ। मैंने क्या किया, ए प्लस बी को जमा करे और असाइन कर दे किसके अंदर? ए एल आई। ये अगर ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होगा। ये याद रखें, सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, उसके नजदीक स्मॉल ए में और कैपिटल ए में फर्क है। ये मैं फिर बता दूं, सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है और इसमें मोस्टली चीजें जो लैंग्वेज की हैं, जो लैंग्वेज आपको देती है वो लोअर केस में होती है। किसमें होती है? लोअर केस लेटर में, यानी छोटी एबीसी में। ये नहीं है कि आप बड़ी एबीसी लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप जो परफॉर्मेंस लेंगे वो लोअर केस लेटर में होते हैं। मैंने अली को भी स्मॉल लेटर में, आप कैपिटल लिखा रहने देते तो वो कैपिटल ही रहता। अब ये भी मेमोरी में हुआ, ये भी मेमोरी में हुआ, ये भी मेमोरी में हुआ और ये भी मेमोरी में हुआ। अब मुझे आउटपुट देखना है। आउटपुट है किसमें? अली में। इन दोनों का रिजल्ट अली में पड़ा हुआ। सी आउट दिखा मुझे, मेमोरी में जाएगा और वहां पे क्या पड़ा होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब चलेगी राइट साइड में क्या होगा? ए में क्या पड़ा है? 2, बी में क्या पड़ा हुआ है? 3, 5, जाके किस में असाइन कर देगा? अली में, और इसको डिस्प्ले कर देगा। अब अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सर ए बी को आप चाहें तो सी आउट ए लिखे तो उसमें 2 लिखेगा। मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि इनका रिजल्ट डिस्प्ले करो, और रिजल्ट किसमें आया है? अली में, इसलिए मैंने उसे लिखा है सी आउट अली। अब ये एक प्रोग्राम रेडी है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, ये तो पर्टिकुलर हो गया ना, वो अगर आपको यूं दे देता है ए प्लस बी और ये सी यूं दे देता है, ना मुझे ए पता है ना मुझे बी पता है, यानी ए और बी। अब भी मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो सी खुद ब खुद कैलकुलेट होगा। तो हम इसको अगर देखें तो ए और बी कैसे पता चलेगा? आप यहीं पे ये वैल्यू दे दें, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू है, 2 या 3 मुझे पता है। आप इसको कीबोर्ड से ले, यूजर से ले, तो उसके लिए इनपुट कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी? सी इन ए, यानी ए को रीड कर। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ऐसे ऐसे कर्सर ब्लिंक करेगा, मुझे वैल्यू दो ताकि मैं। अब कीबोर्ड पूरा अवेलेबल है, जो वैल्यू दी मैंने 55 दी, उसने ए की जगह पे पिछली वैल्यू वॉश और वहाँ पे क्या रख देगा? 55, क्योंकि वेरिएबल है ना, वहाँ वैल्यू वॉश होती रहेगी और नहीं आती रहेगी। फिर मैंने लिखा सी बी। अब फिर वो कीबोर्ड से वैल्यू लेगा, ये फौरन नहीं ले, जब चलाएंगे आपने इस प्रोग्राम को सेव करना है, कंपाइल करना है, फिर रन करना है, फिर ये काम करेगा। अब ए जमा बी, अब वो एरर देगा। अली को जब वो देखने जाएगा तो वो तो तीसरी मेमोरी का नाम क्या रखा है आपने? तो सी रखा है, वो तो अली को ढूंढने जाएगा। एरर आएगा अननोन आइडेंटिफायर, मैं अली को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर तो किया नहीं, उसे बताया नहीं, उसे घर मिला हुआ। या तो इसका नाम बदल के क्या कर दे? सी कर दे, नहीं तो यहीं पे इसका नाम अली से डिक्लेयर। और हर लैंग्वेज में अगर उसके रूल्स में आपने प्रॉब्लम की तो उसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। जैसे इंग्लिश में आई के साथ आपने ही के साथ वॉज लगाना, वर क्यों नहीं लगाना? भाई लैंग्वेज का रूल है,
इसी तरह अगर आपने C++ के किसी रूल में चेंजिंग की तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। अब ये और अब अली की जगह क्या लिखना, इससे क्या फायदा होगा? जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, फिर कंपाइल करूंगा, अगर एरर नहीं है तो रन करूंगा, ऊपर मौजूद होते हैं आपको। तो पहले ये 3 मेमोरीज बनाएगा, किसकी मदद से? कर्सर वैल्यू मांग रहा होगा, ए को दो, आपने दी 55, बी को दी, बी के लिए फिर मांगेगा, ऐसे ऐसे कर्सर वैल्यू करेगा। आपने दी 30, ये वाली स्टेटमेंट चलाने आएगा। ए में क्या पड़ा? 55, बी में क्या पड़ा हुआ? 30, क्या होगा? 65, 75, 85, सी में जाके रखेगा क्या? 85। सी आउट सी, सेमीकोलन ना दिया तो वो कहेगा स्टेटमेंट मिसिंग, एरर आएगा, कंपाइल करते हुए आएगा एरर, स्टेटमेंट मिसिंग है, मुझे स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, मैं इसको कैसे चलाऊं? सेमीकोलन ला दूंगा। उसके बाद सी आउट सी में जाके 85। अब इस प्रोग्राम को आप जितनी दफ़ा रन करेंगे, अपनी मर्जी की जो जो वैल्यू देंगे, मेमोरी वही रहेगी, उसमें हर दफ़ा वैल्यू बदलती जाएगी, पिछली वॉश नहीं, पिछली वॉश नहीं, और इसी वजह से इसका नाम होता है इनका वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएशन आती है। अब हमने सीखा है बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या और उसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली हमारे स्टूडेंट प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बेसिकली ये थ्योरी उनको आना कितना ज़रूरी है, कि उनको पता होना चाहिए ये पहली स्टेटमेंट कौन सी है, डिक्लरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और वो डिक्लरेशन स्टेटमेंट की मदद से बैक एंड पे मेमोरी एलोकेट करता है और उनके नामों के साथ, ए, बी और सी के साथ। दूसरी स्टेटमेंट ये इनपुट स्टेटमेंट है, जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कीबोर्ड से डाटा रिसीव कर, किसके अंदर? ए के अंदर, जो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर। दूसरी तीसरी ये भी इनपुट स्टेटमेंट है, जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कीबोर्ड से डाटा रिसीव कर और उसको जाके बी में स्टोर कर। चौथी स्टेटमेंट ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है उसको एवेल्युएट कर, वो ए में जाएगा, वहाँ जो भी वैल्यू होगी, बी में जाएगा जो भी, उनको जमा करेगा और जाके किसमें रख देगा? सी में। ये जो चौथी स्टेटमेंट है इसको है आउटपुट स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो भी इस सी के अंदर रिजल्ट आया हुआ है उसको डिस्प्ले कर, और फिर लास्ट पे ये रिटर्न 0 का मतलब है ये रिक्वायरमेंट पूरी की, रिटर्न वैल्यू 0, क्योंकि कोई इंटीजर वैल्यू देनी है तो हमने रिटर्न 0। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और बहुत अच्छी वे से परफॉर्म होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। इसी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।